नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर आए हैं। आज प्रश्नों की संख्या कुल 50 है और ये 50 के 50 प्रश्न ऑलरेडी सभी सभी वनडे एग्जामों में पूछा जा चुका है और हम उन्हीं प्रश्नों को लेकर आपके सामने आ रहे हैं जो प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और उसी प्रश्न की फिर से पूछने की पूरी संभावना है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था? अशोक ने। अशोक कौन था? अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। मतलब कि अशोक के पिता का नाम था बिंदुसार, बिंबिसार नहीं, बिंदुसार। और बिंदुसार के पिता कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। मतलब क्या अशोक किस वंश से संबंधित है? तो अशोक मौर्य वंश से संबंधित है। डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि अशोक का संबंध किस वंश से है? अशोक का संबंध मौर्य वंश से है। और यहाँ से यह भी पूछा जा सकता है कि बिंदुसार का उत्तराधिकार कौन हुआ? तो बिंदुसार का उत्तराधिकार अशोक हुआ। और बिंदुसार किसका उत्तराधिकार था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकार बिंदुसार, और बिंदुसार का उत्तराधिकारी हुआ कौन? अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य मतलब क्या मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य कहलाया। जिनके प्रधानमंत्री बोलिए या जिनके मुखिया बोलिए कौन थे? तो चाणक्य। चाणक्य का मतलब क्या? कौटिल्य। कौटिल्य का मतलब क्या? विष्णुगुप्त, जिन्होंने अर्थशास्त्र की लेखन की। कौन सा अर्थशास्त्र? तो वह अर्थशास्त्र जो मौर्य वंश की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में उस अर्थशास्त्र में बतलाया गया था। तो उस अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा किया गया? तो चाणक्य के द्वारा, मतलब क्या कौटिल्य के द्वारा। मतलब क्या चाणक्य जो थे वह कहाँ के? तो वह तक्षशिला विश्वविद्यालय से थे वो चाणक्य। अब थोड़ा सा देखते हैं अशोक के बारे में। अशोक मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? तो अशोक मगध की राजगद्दी पर 269 ईस्वी में, मतलब क्या 269 ईसा पूर्व, मतलब 269 ईसा पूर्व में अशोक मगध की राजगद्दी पर बैठा था। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगिनी था। क्या था? सुभद्रांगिनी। यह किसके अनुसार? तो दिव्यावदान के अनुसार यह बतलाया गया है कि अशोक का माता का नाम सुभद्रांगिनी था। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? तो राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। कहाँ का राज्यपाल था? तो अवंती का राज्यपाल था अशोक। राज्यपाल एज ए गवर्नर। अभी जब हम लोग नाम सुनते हैं कि उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है या बिहार का राज्यपाल कौन है, तो यह राज्यपाल शब्द ऐसा नहीं किया जब देश आज़ाद हुआ तब आया। यह राज्यपाल शब्द जो है यह ईसा पूर्व भी हमारे भारत में चल रहा था। तो यहाँ से हमें यह भी जानकारी मिलती है। तो अशोक कहाँ का राज्यपाल था? तो अशोक अवंती का राज्यपाल था। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम क्या मिलता है? तो मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। यहाँ से सीधा प्रश्न पूछता है कि अशोक का नाम निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक मिलता है? तो मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। यह भी हम यहाँ से याद रखेंगे। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? तो पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। क्या कहा गया है? तो पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो भारत में शिलालेख का सर्वप्रथम प्रचलन अशोक के द्वारा किया गया। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है तथा महामात्रों को आजीविकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। किस शिलालेख में अशोक के आजीविकों का चर्चा किया गया? तो अशोक के 7वें शिलालेख में आजीविकों का चर्चा किया गया है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा? तो श्रीलंका भेजा। बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण भी करवाया था। भारत में शिलालेख का प्रचलन किसके द्वारा सर्वप्रथम? तो अशोक के द्वारा करवाया गया। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सबसे पहली सफलता कब मिली? तो 1837 में 1837 में अशोक की शिलालेख अभिलेख को पढ़ने में पहली सफलता मिली। किसके द्वारा मिली? तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 ईस्वी में अशोक के द्वारा जो अभिलेख था वह पढ़ा गया था। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। अशोक का सार ए कूना मतलब क्या है? कंदहार अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषा में लिखा हुआ। अशोक का सार ए कूना अभिलेख किस भाषा में? तो ग्रीक एवं अरमाइक भाषा में लिखा हुआ। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग। मेगास्थनीज किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर किसके राजदूत में? तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। यह भी आप यहाँ से बता सकते हैं। अब रहा कि चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था और इनका जन्म चंद्रगुप्त मौर्य का
345 BC, मतलब क्या 345 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? तो चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा था। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर है। सेल्यूकस निकेटर कौन था? यहाँ से एक प्रश्न आएगा मन में कि सेल्यूकस निकेटर कौन था? वही सेल्यूकस निकेटर जो सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर का सेनापति, थल सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। और जल सेनापति कौन था? तो नियारकस। यह भी आप याद रखेंगे। सिकंदर का जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, उसने आक्रमण किया मौर्य वंश मतलब मगध पर। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया? इस हार के बाद एक लॉजिक अपनाया। पहले भी अभी जिस तरह से दहेज के रूप में लड़कों को रुपया लिया जाता है, मांगा जाता है, और लड़की की तरफ से पैसा जो दिया जाता है, यह ऐसी परंपरा नहीं कि यह आज आया है या 10 साल पहले की परंपरा है। यह हजारों वर्ष पहले भी यही परंपरा था, दहेज प्रथा वाली। तो अब तो कुछ रुपया मिलता है, लेकिन पहले के समय में आप देखते होइएगा, आप पढ़ते होइएगा आप इतिहास में और मॉडर्न हिस्ट्री में भी, जो फ्रांसीसियों के साथ मतलब पुर्तगालियों के साथ अंग्रेजों के विवाह होने का उसे बम्बई दान में दे दिया गया था। तो पहले गांव का गांव, शहर का शहर, देश का देश दान में दिया जाता था। मतलब क्या? बेटी की शादी के उपलक्ष्य में। तो सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्निया की शादी कर दी। किसके साथ? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। और एक संधि हुआ। उस संधि के अनुसार काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान नामक जो 4 प्रांत था, यह चारों प्रांत आप एग्रीमेंट कह सकते हैं, ट्रीटी कह सकते हैं, या दहेज कह सकते हैं एक तरह से, इस रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को दिया गया। किसके द्वारा? सेल्यूकस निकेटर द्वारा। सेल्यूकस निकेटर कौन सा? तो सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। कौन सा सेनापति था? तो सिकंदर का थल सेनापति था। सिकंदर का जल सेनापति कौन था? तो सिकंदर महान का जल सेनापति था नियारकस। यह भी आप यहाँ से याद रखें। और सिकंदर का प्रिय घोड़ा का नाम, यह बहुत एग्जाम पूछा जा चुका है, तो बुकाफेला। किसका? तो सिकंदर का। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी? तो मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? तो विशाख दत्त के द्वारा। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? तो श्रीलंका। किसके लिए भेजा था श्रीलंका? तो श्रीलंका घूमने के लिए नहीं भेजा था, श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। आप कह सकते हैं इतिहास में एक अशोक एक ऐसे सम्राट बना, एक ऐसा मतलब कह सकते हैं राजा बना, जिसे लगता है कि जैसे बौद्ध धर्म की ठीका ही ले रखा था वो। और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार मतलब अपने राजदूतों के द्वारा, अपने मंत्रियों द्वारा, स्वयं भी घर घर जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करता था अशोक। इतना मतलब कि बौद्ध धर्म से इतने वो प्रभावित थे अशोक, इतने प्रभावित थे वो। नेक्स्ट, कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करके श्रवण बेलगोला चला गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य। कौन सा? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है यह श्रवण बेलगोला चला गया। किसके? तो जैन धर्म को अपनाकर। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 258 मतलब 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में हो गया। जैन धर्म में अभी भी एक है क्या, जो आप अंत समय में आप अन्न को त्याग कर आप जल में समाधि ले लीजिए। वैसे अभी यह जो है यह आर्टिकल 21 से बाहर रखा गया है। मतलब क्या? आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब भारतीय संविधान का 1921 के तहत प्राण स्वतंत्रता के अंतर्गत मरने की स्वतंत्रता नहीं दिया गया है, लेकिन जैन धर्म में यह एक परंपरा के तौर पर है। तो इसी विधि के तहत चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शरीर का त्याग किया था। कब? तो 298 ईसा पूर्व में। कहाँ किया था? तो श्रवणबेल गोला में। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। फिर पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का मतलब क्या चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली? तो भद्रबाहु नामक एक गुरु थे, उससे या उनसे चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा ली थी। मेगास्थनीज किसका राजू था? तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर क्या था? तो सेल्यूकस निकेटर सिकंदर महान का मतलब क्या सेनापति था। कौन सा? थल सेनापति था, आप कह सकते हैं आप। मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन सा है? तो इंडिका। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। कौन सा है? इंडिका। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं हम लोग। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। कौन था अंतिम मौर्य सम्राट? तो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। बृहद्रथ को अंतिम मौर्य सम्राट कहा जाता है। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 150 ईसा पूर्व कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। मतलब क्या है? बृहद्रथ के बाद मगध पर किस वंश की स्थापना हुई या मौर्य वंश के बाद? तो आप बता सकते हैं शुंग वंश की स्थापना हुई। और शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे, जिसने मगध पर शुंग वंश की स्थापना की। और वह किस धर्म से था? तो ब्राह्मण जाति का था वो।
शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? तो विदिशा में उसने अपनी राजधानी बनाई थी। किसने? शुंग वंश ने। भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग, वही पुष्यमित्र शुंग जिसके द्वारा शुंग वंश की स्थापना की गई थी मगध पर। यह भी आप याद रखेंगे। और शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। यह आप यहाँ से याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। महाभाष्य के लेखक कौन थे? महाभाष्य के लेखक पतंजलि थे। पतंजलि किसके दरबार में रहते थे? तो पतंजलि पुष्यमित्र शुंग, जो शुंग वंश के संस्थापक थे, उनके दरबार में रहते थे। कनिष्क किस वंश का शासक था? कनिष्क कुषाण वंश का। किस वंश का? तो कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। पहलव वंश के बाद कुषाण वंश आए, यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। कनिष्क किस वंश का? तो कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध करना और रेशम मार्ग आरंभ करना किसने किया था? तो कनिष्क के द्वारा किया गया था। रेशम मार्ग किस द्वारा? तो रेशम मार्ग जो है यह कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था। और कुषाण वंश जो है, कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिसेस हैं। कौन थे? तो कुषाण संस्थापक कुजुल कटफिसेस थे। और इस वंश का मतलब क्या, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। यह भी आप याद रखें। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था। कनिष्क ने 78 ईस्वी में, ईसा पूर्व नहीं अब ईस्वी में एक संवत चलाया, जिसे कौन सा संवत कहते हैं? याद रखिएगा, यह बहुत पूछता है। यह शक संवत। शक संवत किसके द्वारा चलाया गया? तो कनिष्क के द्वारा। कनिष्क कौन था? कुषाण वंश का संस्थापक था। सॉरी, कुषाण वंश का मतलब क्या कह सकते हैं आप, शासक था। और कब? तो 78 ईस्वी में चलाया था। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। बौद्ध धर्म की चौथी बहुसंगीति भी कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। मतलब क्या, चतुर्थ बहुसंगीति किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडल वन में हुआ था। कुंडल वन क्या, कश्मीर में हुआ था। और किसके अध्यक्षता में? तो वसुमित्र की अध्यक्षता में चतुर्थ बहुसंगीति हुआ था। और कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? आपको पता होगा कि चतुर्थ बहुसंगीति के बाद जो है बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। तो कनिष्क जो थे यह महायान संप्रदाय के यह अनुयायी थे। आप यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र की रचना की। बुद्ध चरित्र किस द्वारा लिखा गया? तो अश्वघोष के द्वारा। वह किसके दरबार में रहते थे? तो कनिष्क के दरबार में रहते थे। वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत और संरक्षा, ये सब किसके दरबार में रहते थे? तो ये सब कनिष्क के दरबार में रहते थे। और भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता था? तो भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है भी और था भी। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो माध्यमिक पुस्तक जो माध्यमिक सूत्र जो है यह नागार्जुन द्वारा लिखा गया। और नागार्जुन किसके दरबार में रहते थे? तो नागार्जुन कनिष्क के दरबार में रहते थे। कनिष्क कौन था? तो कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। कुषाण वंश किस वंश के बाद आया? तो पहलव वंश के बाद कुषाण वंश आया। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल कटफिसेस। कनिष्क के द्वारा चलाया गया संवत कौन सा है? तो शक संवत। कब चलाया गया? 78 ईस्वी में। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो पुरुषपुर। भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है? तो अरुणाचल प्रदेश। मतलब क्या, भारत का सबसे पूर्वी छोर कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न, जिसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। और भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं? तो एस राधाकृष्णन सर जो हैं ये भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रथम भारतीय महिला प्राइम मिनिस्टर भी कह सकते हैं। प्रथम भारतीय महिला प्राइम मिनिस्टर भी इंदिरा गांधी। और प्रथम महिला जिन्हें भारत रत्न दिया गया था प्रधानमंत्री में, तो वह भी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी 1966 में प्रधानमंत्री बनी थी। आपको पता होगा 1966 में जब लाल बहादुर शास्त्री जी का जब निधन हो गया था, आप कह सकते हैं उनका निधन का अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं हुआ है। कोई वो बोलता है मतलब क्या, दूध के कारण, कोई हार्ट अटैक के कारण, जो भी रीजन हो, उनके निधन के बाद कुछ दिन के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए। और उसके 1966 में परमानेंटली 1966 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री बना दिया गया था। और 1966 से लेकर 1977 तक लगभग 11 वर्षों तक ये प्रधानमंत्री रहे। फिर बीच में उसके बाद जनता पार्टी की सरकार आई, फिर 80-84 ये रहे, लेकिन लगातार 11 वर्षों तक। उस दरमियान वह जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय वह राज्यसभा की मेंबर थी श्रीमती इंदिरा गांधी। और आयरन लेडी भी इन्हें कहा जाता है, आपको पता होगा, क्योंकि डिसीजन मेकर थी यह। डिसीजन लेने में यह
किसी से पूछताछ नहीं करती थी। और श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा 42 अमेंडमेंट लाकर बहुत चीज़ों में संशोधन किया गया, जिस प्रकार हम कह सकते हैं जो मतलब क्या न्यायपालिका का जो अधिकार था वह छीन लिया गया था एक तरह से। तो श्रीमती इंदिरा गांधी पहली भारत रत्न पाने वाली महिला। भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? तो केरल राज्य में आता है, जो अरब सागर से प्रवेश करता है। कब आता है? तो जून के प्रथम सप्ताह में। कहाँ? केरल में मानसून प्रवेश करता है। किसके द्वारा? तो अरब सागर द्वारा। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ? तो बोध गया में, पीपल के वृक्ष के नीचे। उसके बाद उन्हें क्या कहा जाने लगा? उसके बाद उन्हें बुद्ध कहा जाने लगा। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जॉन बाइडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए मतलब क्या? विटामिन ए मतलब क्या? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। मैकुलन खोजकर्ता, विटामिन खोजकर्ता कौन है? फंक है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। कागज का आविष्कार किस देश ने किया? तो चीन ने किया। सौर प्रणाली खोजकर्ता कौन है? तो कोपरनिकस। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है? तो मधुमेह, एज ए डायबिटीज डे कब मनाया जाता है? तो डायबिटीज डे और अंकल डे मतलब क्या? चाचा नेहरू चाचा डे मतलब क्या? पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मासिन मतलब क्या? मेघालय में। भारत की पहली महिला शासिका कौन सी थी? तो भारत की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान बेगम। रजिया सुल्तान बेगम। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार जॉन बेयर्ड ने किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ और कब हुआ? तो यह अमृतसर में हुआ। कब हुआ? तो 1919 में हुआ था। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल की गिरफ्तारी के विरोध में एक सभा बुलाई गई। उस सभा पर जनरल ओ डायर के द्वारा एकाएक विदाउट कोई सूचना दिए हुए अंधाधुंध फायरिंग किया गया है। इसे ही जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। और जलियांवाला बाग जो जिस व्यक्ति का जमीन था उसका नाम था जल्ली नामक व्यक्ति का वह जमीन था। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा सीमा बनाती है? तो रेड क्लिफ रेखा। मछलियां अपना सांस किसकी सहायता से लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से मछलियां अपनी सांस लेती है। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल। और भारत की प्रथम महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी श्रीमती सरोजिनी नायडू बनी। कब बनी? 1925 में। कहाँ बनी? कानपुर में। यह भी आप यहाँ से याद रखें। जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। कौन थे ब्रह्म समाज के संस्थापक? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहा जाता है? भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। अब फिर यहाँ से एक प्रश्न पूछेगा आपसे कि आप बताइए कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा कब किया गया? तो ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में। कब किया गया? 1828 1828 में। आठवीं सभा की स्थापना कब की गई? 1815 में। वेदांत कॉलेज की स्थापना कब की गई? तो 1825 में। वेदांत कॉलेज 1825 और आठवीं सभा 1815 में। किसके द्वारा? तो राजा राम मोहन राय जी के द्वारा यह किया गया था। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना। पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो पत्रकारिता का अग्रदूत राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई सर। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया गया। आज़ाद हिंद सरकार के स्थापना 1947 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी 1939 में सुभाष बाबू के द्वारा किया गया था। यह भी आप यहाँ से याद रखेंगे। बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ था। और आपको पता होगा बक्सर के युद्ध के बाद ही 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज के बीच इलाहाबाद की संधि हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि 26 लाख वार्षिक पेंशन मुगल शासक को दिया जाएगा। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? तो संतोष यादव।
वास्को डी गामा का भारत आगमन कब हुआ? 1498 ईस्वी में। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक को माना था। किन माना था? तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक को माना था। और सिख धर्म के अंतिम शासक कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ? 166 मतलब 1666 में। और खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? खालसा पंथ संस्थापक गुरु गोविंद सिंह थे। कब? 1699 मतलब क्या 1699 में। और गुरु गोविंद सिंह मृत्यु कब हुई? 1708 208 में। भारत का स्विट्जरलैंड किसे किसे कहा जाता है? तो भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का राजधानी कहाँ? लिस्बन। मुद्रा क्या है? एस्कुडो। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? पटेल बाबू को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के याद में मोदी सरकार द्वारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया, जो दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है, मतलब सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसकी ऊंचाई है 182 मीटर, मतलब 182 मीटर जिसकी ऊंचाई है। जिसके डिज़ाइनर कौन है? तो राम.बी. मतलब राम विस्तार सर जो है वो इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के डिज़ाइनर हैं। और एससीओ की धरोहर में शामिल होने वाला भारत का कौन सा है? तो वह है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को शामिल किया गया है। पटेल बाबू का जन्मदिन कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को। और भारतीय देशी रियासतों को भारत मिलाने का योगदान में अग्रदूत किसे माना जाता है? तो पटेल बाबू को माना जाता है। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? तो चीन। लगभग 14 कंट्री से चीन की सीमा टच करती है। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। महाभारत में लगभग 1 लाख श्लोक हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। भारत में सैनिकों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सैनिक सम्मान कौन सा है? परमवीर चक्र। ओणम भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल का। केरल से याद रखेंगे आप, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल। जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो गुरुमुखी लिपि में पंजाबी लैंग्वेज को लिखा जाता है। कलाम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद सर को। भारत का सबसे प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है और उसकी स्थापना कब हुई? नालंदा विश्वविद्यालय 450 ईस्वी में। जिसकी संस्थापक कौन है? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा किया गया। और बख्तियार खिलजी जो शासक था, मतलब सेनापति था बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी को ध्वस्त कर दिया गया, मतलब क्या बर्बाद कर दिया गया, मतलब क्या आग लगा दिया गया उस यूनिवर्सिटी में। तो आज हम लोग कुल प्रश्नों की संख्या कुल 50। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखें। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।